नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, ब्रिक्स समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रसिया ने होस्ट किया था, सक्सेसफुली हो गया। लेकिन अब इसके बाद कुछ बातें निकल करके आई, कुछ कंट्रोवर्सीज निकल करके आई, उनको हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स समिट में क्या कुछ बड़ी बातें हुई, उनको हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही में ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला क्या मामला है, इसको भी हम लोग अच्छे से आसान भाषा में समझने वाले हैं। क्या जो माना जा रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रही हैं कि तुर्की के एंट्री को भारत ने बैन कर दिया, भारत की वजह से तुर्की एंट्री नहीं पाया ब्रिक्स में। तो क्या ये बात सत्य है कि नहीं है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो हम लोग ब्रिक्स समिट से। खबरें चल रही हैं कि दावा किया जा रहा है भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को रोक दी है। पाकिस्तान के करीबी होने के चलते ऐसा किया गया है। ये उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। यूक्रेन हो, ब्रिटिश मीडिया हो, तमाम आर्टिकल्स वहां पर पब्लिश हो रही थी। उसी को इंडियन मीडिया ने भी कैच किया और यहाँ पर भी खूब छपी ये खबरें। हालांकि ऑफिशियली भारत ने ये नहीं कहा है कि हमने तुर्की की एंट्री को रोका है, और आगे क्या हुआ उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से रिवाइंड करा दूं फटाफट से 1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल मैंने आपको सब समझाया है। रूस के कजान शहर में इस बार ब्रिक्स 2024 की बैठक हुई। इस बार ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील को करना था, लेकिन ब्राजील ने नहीं किया, रसिया ने किया है। अब इसके दो मायने हैं। और क्योंकि देखो यहाँ पर रोटेशन वाइज चलता है। देखो यहाँ पर पिछली बार जब साउथ अफ्रीका ने किया था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो अब की बार बारी थी ब्रिक्स की। उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, चाइना, ऐसे ऐसे करता है, रोटेशन वाइज हुआ करता है। तो ब्राजील को करना था, लेकिन ब्राजील इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्राजील में इस बार G21 की मीटिंग है। तो G20 को G21 अब कह रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है भारत वाले के बाद। तो G21 की मीटिंग को इसको होस्ट करना था, इसीलिए इसने कहा कि हम इस बार नहीं कर पाएंगे। रसिया ने कहा कि चलो ठीक है, हम इस बार कर लेते हैं, अगली बार तुम कर लेना। तो ये रोटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। रसिया इस बार मीटिंग किया, इसके दो फायदे। एक तो इनका चलो ब्राजील से लोड थोड़ा सा हट गया। दूसरा, रसिया दुनिया भर को यह भी दिखाना चाहता था कि लो देखो, जो यूरोपीय देश और अमेरिका जो है वो रूस को अलग थलग करना चाहता था, लो देख लो भाई, मैं अपने यहाँ सबको बुला रहा हूँ, बड़े बड़े कंट्रीज को बुला रहा हूँ। तो 30 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुंचे और पूरी दुनिया देखती रह गई, खास करके यूरोपीय देश और अमेरिका वगैरह। बिल्कुल समझ लो उनको जवाब मिल गया करारा। तो इस हिसाब से रसिया ने यहाँ पर एक तीर से दो निशाना लगाया। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ 22 तारीख को। 22 और 23 तारीख को वहां पर रुके और 23 तारीख को ही शाम को चले आए। हालांकि मीटिंग 24 तारीख तक थी। फिलहाल इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार हुआ। ब्रिक्स के बारे में बेसिक डिटेल मैंने बता दिया है आपको। इस बार 4 नए देश शामिल हुए हैं। शुरुआत इसकी 2006 से हुई थी। स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन पहली बैठक 2009 में हुई थी। अच्छा, भारत जब यहाँ पहुंचने वाला था, तो क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे थे, तो मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी थी। लेकिन भारत का रुख साफ था कि भाई देखो, जब तक हमारे यहाँ बॉर्डर पर टेंशन है, तब तक हम नहीं मुलाकात करेंगे, पहले आप बॉर्डर की टेंशन समाप्त करवाओ। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने चीन और भारत के बॉर्डर का जो डिस्प्यूट था, जो गलवान इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ था, उसको खत्म करवाया। दोनों पर 2020 के पहले वाली जो स्थिति थी वो लाने के लिए आग्रह किया, और दोनों देशों ने माना भी इस बात को। और इसके बाद से अब यहाँ पर एक नया समझौता हुआ LAC को लेकर के। भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग में पुराने वाले रूल के तहत पीछे जा रही हैं, अपने कैंप्स वगैरह पीछे कर रही हैं। जो अग्रेशन बढ़ा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था, वो पीछे हुआ। इसके बाद ये तस्वीर आई, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, इसके अलावा PM मोदी और शी जिनपिंग, 3 महाशक्तियां एशिया की एक साथ खड़ी हुई दिखाई दी। और ये अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर भी दिखाया दमखम अपना, कि लो देखो, दुनिया से अलग थलग करना चाहते थे, 30 से ज्यादा देशों को यहाँ पर हम बुला करके अपने सामने फोटो वगैरह खिंचवा करके बार बार सोशल मीडिया पर डाल करके चिढ़ाएंगे तुमको। फिलहाल इस बार ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी देखने को मिला। इस बार 4 नए देश जुड़े। देखो, ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, चाइना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था ही, लेकिन इस बार 4 नए देश जुड़े हैं। 5 को जुड़ना था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो है ये कहा कि अभी हम विचार करेंगे। कारण है कि इनका अमेरिका का अपना अलग दबाव बना पड़ा हुआ है ईरान की वजह से, उसको मैं कभी और कवर कराऊंगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कहें कि अभी हम विचार कर रहे हैं। बाकी 4 देश नए जुड़े हैं। इजिप्ट जुड़ा है, इसके अलावा ईरान जुड़ा है, UAE जुड़ा है और इथियोपिया जुड़ा है। तो ये 4 मेंबर भी इसमें आ गए। तो टोटल ब्रिक्स के अब 9 अस्थायी सदस्य हो गए हैं। इसके अलावा 13 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि वो सब चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिक्स में सदस्य के रूप में जुड़ें। 30 से ज्यादा देशों ने अप्लाई किया हुआ था, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान समेत बहुत सारे देश थे। सदस्यता चाहते थे अस्थायी, लेकिन ब्रिक्स
जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित अब एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, इसने साफ रुख किया था कि भाई देखो, यहाँ पर जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं ना, जो कहें कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं एक प्रकार से, ये विचार करेंगे कि उन्हीं देशों को शामिल किया जाए जिसमें इन सबकी सहमति हो, पहली कंडीशन। दूसरा ये कि जिनको शामिल करने से इनका जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुंचे। ये ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं और ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब कि खुद इनको लोन चाहिए और इसलिए ये शामिल हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह है। तो ऐसी कंडीशन ना हो तभी यहाँ पर, जिससे इसकी जो भावना है जिसके लिए बनाया गया है, वो भावना अगर इससे विकसित नहीं होगी, जिन देशों का क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा उन्हीं को हम शामिल करेंगे। तो ऐसा करते करते ये 13 देश, 4 देश ऐसे पाए जो इसको शामिल कर गए, 13 देश ऐसे पाए जिनको कहा गया कि चलो पूरी तरीके से नहीं शामिल करेंगे लेकिन पार्टनर बना करके अभी रखते हैं, पार्टनर बनाए रखेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको शामिल कर लेंगे। हाँ, जो भी कोई संगठन की प्लानिंग वगैरह होगी उसमें आपको मिलेगा हिस्सा, आप आना पार्टनर कंट्री के रूप में, आपको भी डिस्कस किया जाएगा आपसे भी, ठीक है, लेकिन सदस्य अभी नहीं बनाएंगे। इसमें पाकिस्तान भी आना चाहता था, पाकिस्तान तो खैर सदस्य भी बनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को सब लोग जानते हैं अच्छे से क्यों आना चाहता है, उसको चाहिए लोन। और यहाँ पर ये तो $100 बिलियन से ही इसकी स्थापना की गई थी। तो $100 बिलियन यहाँ पर है, तो यही इनको $100 बिलियन में से 2-4 बिलियन मिल जाता, वैसे इनका काम चल जाता, इसीलिए बेचारे लगे थे। लेकिन यहाँ पर इनको भी नहीं शामिल किया गया और इन्हीं के चक्कर में तुर्की को भी नहीं शामिल किया गया, क्योंकि तुर्की जो है ये भी बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है। तुर्की बड़े मियाँ है, पाकिस्तान छोटे मियाँ है ना। तो यहाँ 13 पार्टनर देश जो है इनको शामिल किया गया है। हालांकि इस 13 पार्टनर देश में तुर्की जो है ये पार्टनर मेंबर के रूप में शामिल तो हो गया है, लेकिन सदस्यता नहीं मिली है। 13 देश देख लो एक बार, मलेशिया है, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तुर्की, ये 13 देश को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है और 9 अस्थायी सदस्य देश हो चुके हैं ब्रिक्स के। अब बात यह आती है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया गया, या फिर पाकिस्तान की वजह से तुर्की वाला क्या मसला है। तो पाकिस्तान की कंडीशन यही है कि एक तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, इसका इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, गिर रही है, इनकी हालत खराब हो रही है। ब्रिक्स ऐसे देशों को ही रखना चाह रहा है जो ग्रोइंग इकोनॉमी हो और कुछ करने की क्षमता रखे, भीख मांगने वाली ना रहे स्थिति। इनकी यही है कि ये जगह जगह ढूंढते रहते हैं कहीं से कुछ मिल जाए साहब, इसी मिलने के चक्कर में ये बार बार इनके पास दौड़े रहते हैं, सिफारिश करते हैं, कहीं चाइना के पास जाए रहते हैं। तुर्की जो है इनके साथ बहुत मतलब कि हमेशा याराना दोस्ताना या कहें कि बड़ा भाई वाला हिस्सा बन करके रहता है और बड़ा भाई रहने का ये फर्ज निभाने की कोशिश करता है। कैसे? ये बार बार कश्मीर वाला मुद्दा उठाता रहता है। ये बार बार जाते हैं और तुर्की से कहते हैं कि आप भी कश्मीर का मुद्दा उठाया करो, हम अकेले उठाते हैं तो कोई तवज्जो नहीं देता है। तो ये भी उठाया करते थे बार बार, जब भी यूएन में बैठक होती तो तुर्की जो है ये कश्मीर के मुद्दे को उठाता और कहता कि 74-75 साल हो गए, कश्मीर में बहुत स्थिति खराब चल रही है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें करते, प्रोपेगेंडा करते। फिर आ गए एस जयशंकर साहब, इन्होंने कहा कि अब तुमको तुम्हारे ही लैंग्वेज में जवाब देना होगा। इन्होंने उल्टा साइप्रस वाला मुद्दा उठा दिया। इन्होंने कहा कि साइप्रस पर यूएन का जो प्रस्ताव है उसका पालन किया जाए। अब इनको बड़ी खलबली मची, यार ये क्या हुआ, तो मेरे ही ऊपर अटैक हो गया उल्टा। साइप्रस क्या है इसको पहले समझिए। इसको जानने के लिए तुर्की देखिए स्थिति, आप एशिया के मैप में देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान ये सब क्रॉस करते आओगे तो ये आपको एक कंट्री मिलेगी जो कि है तुर्की, ठीक है ना। तो ये जो तुर्की कंट्री है ना, इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि ये आधा से ज्यादा हिस्सा इसका पड़ता है एशिया में और कुछ हिस्सा, इतना वाला हिस्सा इसका पड़ता है यूरोप में, है ना। तो यहाँ पर यूरोप में, तो यहाँ ब्लैक सी और उसके बाद फिर इधर मेडिटेरियन सी को यहाँ पर एक पास है वो क्रॉस करता है। तो अब देखो इसकी वजह से ये एशिया में भी रहना चाहता है और यूरोप से भी अच्छा संबंध बनाकर रहना चाहता है। ये नाटो का मेंबर ऑलरेडी है। अब जब नाटो का मेंबर है तो रूस वैसे भी नहीं इनको आने देगा, है ना। फिलहाल तो नाटो का मेंबर है लेकिन नाटो से कुछ इनको फायदा मिलता नहीं है। ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है ये उभरता हुआ संगठन है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपेंशन भी अच्छा खासा हो रहा है। इसके अलावा ये G7 वगैरह को टक्कर दे रहा है, तो इसलिए ये इधर इनका रुख ज्यादा हो रहा है और वैसे भी ये ज्यादा हिस्सा इधर ही रखते हैं फिलहाल। तो तुर्की में क्या हुआ, यहाँ नीचे आपको एक देश दिख रहा होगा, एक छोटा सा देश है, द्वीप देश है साइप्रस। यहाँ पर आप डिटेल में देखोगे तो ये आपको साइप्रस दिख जाएगा, ये ठीक है ना, ये तुर्की है पूरा, ये आपको साइप्रस दिख जाएगा। साइप्रस की स्थिति क्या है कि इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा तुर्की ने कब्जा कर रखा है, जबकि इस मामले पर यूएन ने यहां दखल दिया है। यूएन ने डिसीजन लिया है कि साइप्रस में जो
जमीन इसने कब्जाई हुई है तुर्की ने, उसे ये वापस कर दे। ये बाकायदे यूएन ने कहा हुआ है बात। तो अब इसी बात को लेकर के तुर्की को दिक्कत होती है, भाई यहाँ कब्जा करके रखे हैं। अब इसी मुद्दे को कोई उठा देता है तो इनको मिर्ची लग जाती है ना। तो यही बात पकड़ लिए, देखो यही है जियो पॉलिटिक्स में। अगर सामने वाला आपकी झूठी आलोचना कर रहा है, बहुत सारी चीजें इधर उधर प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप क्या करो कि आप तिलमिलाओ मत, आप दुखी मत हो, आप उसकी कोई कमजोरी उठाओ और उसको पॉइंट आउट कर दो कि देखो ये देखो, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। एस जयशंकर जी की खासियत यही है कि ये ऐसा ही करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देश, बहुत सारे देश जब ऐसे ही भारत पर उंगली उठाते हैं, चाहे रूस यूक्रेन के टाइम पर हो, चाहे अभी इस टाइम पर हो, कनाडा के टाइम पर हो, तो जब भी पॉइंट आउट करते हैं तो इधर से उधर उनका एक उठा दिया जाता है, भाई देखो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। ऐसे ही जब यहाँ साइप्रस का मुद्दा उठाया जाने लगा भारत की तरफ से, तब ये शांत पड़ने लगे। और अभी जब रिसेंट मीटिंग हुई है इस बार यूएन की, तो उसमें पहली बार देखा गया कि जब तुर्की ने कश्मीर पर कोई भी बयान नहीं दिया और भारत से रिश्ते भी अब सुधारना चाह रहा है। देख रहा है पाकिस्तान कंगाल बना बैठा है, मतलब जैसे एक होता नहीं है, एक दुष्ट बच्चा होता है, उसे कितना भी समझाओ कितना भी समझाओ, वो नहीं सुधरने का नाम ले रहा है। तो फिर आप यही कहोगे छोड़ो यार जाने दो, हम दूसरे पर देखते हैं, क्यों फालतू में इसके पीछे परेशान है। हालांकि इंडिया इसने पर ही नहीं माना। यहाँ पर यह भी बात आई, खबरें ये भी चली कि ये तुर्की जो शामिल होना चाहता था ब्रिक्स में, इंडिया की वजह से शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि कंडीशन वही वाली कि अगर ब्रिक्स में किसी को शामिल होना है तो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इन सब की सहमति जरूरी है। बिना सबकी सहमति से कोई यहाँ पर नहीं होगा। अब इनमें सबसे तो इनका अच्छा संबंध था, बस इंडिया से ही थोड़ा मोड़ा निराशा वाला संबंध था, मतलब बहुत ज्यादा निराशा वाला भी नहीं, थोड़ा मोड़ा ऐसा ग्रे टाइप का था संबंध। तो ऐसे में बिल्ड नाम की एक न्यूज एजेंसी है, उसने दावा किया, जर्मनी की न्यूज एजेंसी, इसने दावा किया कि इंडिया की वजह से तुर्की शामिल नहीं हो पाया, वरना तुर्की शामिल हो सकता था। अब इसी खबर को लेकर के यूक्रेन की मीडिया, दुनिया भर की तमाम मीडिया जो है वो कवर करने लगी न्यूज, और इनको हवाला देने लगी कि बिल्ड का ऐसा कहना है ना, रेफरेंस इनका डाल दो, इनके सर पर डाल दो, लेकिन न्यूज हर जगह चला दो। इतना चल गई न्यूज ये कि तुर्की को सामने आना पड़ा, और तुर्की ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, भारत की कोई ऐसी दखलंदाजी नहीं थी, या भारत ऐसा कुछ भी नहीं कहा या किया जिसकी वजह से तुर्की की अभी वहां पार्टनरशिप नहीं हो पाई। एक्चुअली में इनके इस दावे को ज्यादा तवज्जो मिलना तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी 23 तारीख को ही शाम को वहां से लौट आए। 22 से लेकर 24 तक ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, 23 को शाम को ही पीएम मोदी वहां से चले आए। फिर आगे का कार्यक्रम जो है उसमें एस जयशंकर साहब ने कंटिन्यू कराया भारत की तरफ से। अब 23 को ही ये वहां पर शाम को पहुंचे, मतलब जब पीएम मोदी आ रहे थे तब ये वहां पर जा रहे थे, जब तक वहां पीएम मोदी थे तब तक ये वहां पर नहीं गए। तो ऐसा भी कहा गया क्योंकि अगर वहां रहते तो दोनों को हाथ मिलाना पड़ता, दोनों में बायलैटरल टॉक भी हो सकती थी, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये मुद्दे को और ज्यादा तूल पकड़ लिया, ठीक है, कि यहाँ पर इंडिया की वजह से नहीं शामिल किया गया। फिलहाल इन्होंने सामने आकर के ये बयान दे दिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्टनर कंट्री बने हुए हैं, पार्टनर कंट्री के रूप में कुछ दिन रखे जाएंगे, उसके बाद फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हम सदस्य भी बन जाएं। फिलहाल अब आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत ने वाकई में ऐसा किया, आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, आप मुझे बता दीजिए कि ब्रिक्स के इस जो संगठन हुआ है, ये ब्रिक्स में आज 5 कंट्रीज हैं, पहले ये ब्रिक था, तो इसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था। आप कमेंट करके मुझे बताइए साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है ब्रिक्स में। और दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है, तो इसमें दिवाली कूपन कोड यूज करके आप बिगेस्ट डिस्काउंट पा सकते हो एमजेटी ऐप का आज तक का। इसमें अर्जुन बैच हो, एनटीपीसी की अगर आप तैयारी करते हो तो मात्र 299 में आप ये कंप्लीट बैच पाओगे, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग समेत सभी जीके के सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन करने के लिए मात्र 299 में एमजेटी ऐप पर जा सकते हो और दिवाली कूपन कोड यूज कर सकते हो। इसके अलावा जिनको संकल्प बैच लेना, जो करंट अफेयर का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ये हमारा बैच ले सकते हैं, ये भी 299 में है। इसके अलावा जीएस सफलता बैच भी 299 में किया गया है। ये आखिरी मौका है, इसके बाद इस साल कोई भी ऑफर नहीं आने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप इसे ले सकते हो और अपनी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। जो सवाल पूछा हूं उसका कमेंट करके आंसर कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।